आज हम कक्षा 11वीं का बीए का चौथा चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा लेक्चर है। पहला तो ई कॉमर्स के सफल अमलीकरण के लिए आवश्यक साधनों के बारे में, कौन कौन से साधन आवश्यक है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो कोई भी धंधा प्रारंभ करने के लिए प्राथमिक अवस्था पूंजी मतलब पैसे की जरूरत होती है, मानव की मतलब कर्मचारियों की जरूरत होती है, यंत्रों की मशीनों की आवश्यकता होती है। तो उसमें पहला पॉइंट है वेबसाइट, मतलब बहुत सारी वेबसाइट और डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ कि वेबसाइट का विकास करना, उसका संचालन देखरेख का सर्वाधिक होती है। वेबसाइट www होती है और भी बड़ी वेबसाइट होती है। वेबसाइट पे आप जा करके उसमें जो आपकी जो चीज़ें खरीदनी होती है, बेचनी होती है, ऑनलाइन आप खरीद बिक्री कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है इंटरनेट युक्त कंप्यूटर। जो कंप्यूटर आपके पास होते हैं इंटरनेट युक्त होते हैं। इंटरनेट के द्वारा आप कोई चीज़ को ऑर्डर करके के मंगवा सकते हैं, खरीद बेचा जा सकता है इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे। तीसरा पॉइंट आपका दिया गया है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के लिए। तो ई कॉमर्स के क्रय विक्रय में खरीद बिक्री के लिए ये एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं। इससे दोनों के मौद्रिक लेन देन के प्रश्न पैदा होते हैं। खरीद बिक्री के धनराशि देने के जोखिम अनुभव होता है, जबकि यह मिले पूर्व माल के जोखिम अनुभव करता है। क्रेडिट समस्या क्रेडिट डेरिवेटिव को कार्ड दूर करता है। इन कार्ड के द्वारा भौतिक प्रकार के भौतिक आदेशों के बाद 7 दिन तक भुगतान रोका जा सकता है। कार्ड से इसके व्यवहार संपूर्ण है। मतलब इसमें क्या क्रेडिट डेबिट कार्ड होते हैं। अब कार्ड घिसते हो और क्या होता है कि आपके बैंक से क्या पैसे कट जाते हैं, कभी कभार पहुंचते भी नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और इसमें किस व्यक्ति को कौन सा व्यक्ति दे रहा है इसमें कोई पहचान होती नहीं है, तो आगे चल के प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। तो आप देखते हैं हम ऑनलाइन व्यवहारों के बारे में। जो ऑनलाइन व्यवहार के बारे में आप तो आधा जानते हो कि फिर भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते। तो पहले पूर्व खरीदी विक्रय की अवस्था, मतलब खरीदी बेचने के लिए क्या ये ऑनलाइन प्रक्रिया कहते हैं। क्रय विक्रय की शर्त, इसमें जो शर्त होती है वो शर्त रखे, निर्धारित मूल्य होता है, उस मूल्य पे आपको पैसे चुकाने होते हैं। माल का धन भुगतान, आपके पास अगर इंटरनेट से आपने माल कोई मंगवा रहे हो, कोई चीज़ वस्तु मंगवा रहे हो, तो उस चीज़ वस्तु को क्या आपके घर आए तो उसके क्या पैसे चुकाने पड़ते हैं। पंजीकरण, अब इसमें क्या है तो ऑनलाइन खरीदी करने के लिए पूर्व ग्राहक को पंजीकरण फॉर्म भरकर पंजीकरण करवाना, मतलब पहले से आपको वहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा कौन सी चीज़ चाहिए आपको। पंजीकरण अर्थात विक्रेता या ऑनलाइन खाता खुलवाता है। फिर ऑनलाइन व्यवहारों का रजिस्टर के अप होना होना, मतलब कि आपको ऑनलाइन कोई चीज़ वस्तु खरीदना है, पहले उसको आपको आपकी अमेजोन पे जो होती है आपको बना करके पहले खाता बना करके फॉर्म भर करके नाम पता एड्रेस फ़ोन नंबर भर करके सूची देनी पड़ती है। फिर आपको एक पासवर्ड दी जाए, उस पासवर्ड के द्वारा आप कोई चीज़ वस्तु खरीद सकते हो। ठीक है, ऑर्डर देना, आपको ऑनलाइन जो खरीदी बिक्री करनी होती है उसका आप ऑर्डर देते हो। ऑर्डर के घर बैठे ही शॉपिंग आप कर सकते हैं पसंद करके। आप फिर आपका ऑर्डर आए तो उसका राशि का क्या भुगतान करना पड़ता है, मतलब पैसा देना पड़ता है। धन का भुगतान अवस्था के ऑनलाइन खरीदते धन राशि का भुगतान विविध रूप से होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से किया जाता है। आप कैश में कर सकते हो, डिलीवरी कर सकते हो, चेक के द्वारा, नेट के द्वारा, बैंक के द्वारा, क्रेडिट डेबिट के द्वारा, डिजिटल किसी के द्वारा भी आपके इसका राशि का भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, अब है धनराशि की प्रक्रिया। अब धनराशि की जो प्रक्रिया होती है तो उसमें किस तरह से, तो धनराशि का आप कैसे, मतलब आपके ऑनलाइन आपने दिया तो ऑनलाइन के समय आप उसको किस तरह से क्या चुकाएंगे, देखिए आप वो किस तरह से चुकाएंगे उसके बारे में। तो पहले तो कैश ऑन डिलीवरी, मतलब आप जो क्या पैसा दे सकते हो, डायरेक्ट आप पैसे कैश दे दो, चाहे चेक के द्वारा चेक दिया तो चेक के द्वारा चेक लिख दो, जिस तारीख आपको देना वो कर दो। नेट बैंकिंग, नेट के द्वारा आप अपने मोबाइल के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड, आप जानते हैं प्लास्टिक का एक मुद्रा मानी जाती है, प्लास्टिक मुद्रा होती है जिसका उपयोग हम हरदम करते हैं। ये सुविधाजनक मानी जाती है, व्यापारिक के रूप में एक अच्छी तरह चुकाया जाता है। तो आप कार्ड खींचते हैं, आपका कोड नंबर डालो, फिर उसके अंदर क्या पैसा ट्रांसफर हो जाता है। अब फिर उसके बाद क्या बोला है डिजिटल कैश के बारे में। डिजिटल कैश क्या होता है उसके बारे में समझाएं। तो यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा बोली जाती है। ठीक है, इसका मात्र साइबर स्पेस में ही होता है, मतलब कि साइबर कैफे में ही देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की मुद्रा कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं, भौतिक रूप से नहीं दिखाई देता है, परंतु बैंक वास्तव में मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपयोग में दी जाती है। मतलब कि बैंक के द्वारा होता है, फार्म भर करके और इसको संभाल करके ग्राहकों के लिए रखा जाता है, फिर अपने खाते में से दूसरे के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा आपके खाते में से दूसरे खाते में ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता रहा है। ठीक है, आप देखिए तो व्यवहारों के रक्षण और सुरक्षा के बारे में। तो परंपरा वित्तीय व्यवहारों का तुलना में ऑनलाइन व्यवहार बहुत ही जोखिम भरा होता है।
जिनके प्रारंभिक शुरू में व्यवहार करने वाले व्यक्ति के आर्थिक प्रतिष्ठा मनोभाव के स्तर पर हानि होती है। इस कॉमर्स सुरक्षा में बताया सबसे महत्वपूर्ण जोखिम 3 प्रकार के: व्यवहारिक जोखिम, जानकारी की जोखिम और बौद्धिक जोखिम होती है। मतलब ऑनलाइन प्रोसेस करने में क्या एक तरह की जोखिम बोली जाती है, जिसके अंदर पहले तो व्यवहार के जोखिम के सामने रक्षण। ऑनलाइन व्यवहारों के ग्राहकों को ऑर्डर नहीं दिया और विक्रेता बतलाता है तो कभी ग्राहक ये बताता है कि ऑर्डर नहीं दिया, और इसके अलावा माल हमारा सही स्थान पर ना पहुंचे, गुणवत्ता योग्य नहीं है और शिकायत पात्र होता है। जब जोखिम निर्णय हम लोग ऑर्डर किया नहीं, माल हमारे यहाँ आ गया, ठीक है। कभी अगर हमने ऑर्डर किसी और पते का दिया और किसी और पते पे जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह का की भी जोखिम देखने को मिलती है। उसकी गुणवत्ता में भी कभी कभार क्या कमी होती है। हमने अच्छा मंगाया था, आप ऑनलाइन शर्ट मंगाओ और देखने में बहुत अच्छा लगता है, बाद में बिल्कुल रद्दी दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया है सूचना संग्रह के जोखिम के सामने रक्षण। अब इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन जो हमको सूचना दी जाती है कि इस तरह का क्या होता है, सूचना दी गई है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप वायरस या हैकिंग शब्द का परिचय है। वायरस है और एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। ये वायरस कंप्यूटर के सिस्टम में नकल खड़ी कर देता है, सूचनाओं के सक्षम पहुंचाता है, जिसके स्क्रीन पर प्रवेश होता है, जिसके लिए रुकावट पैदा करती है। इसमें फाइलिंग में हानि अथवा तो सिस्टम पहुंचा, मतलब क्या, तो ऑनलाइन व्यवहार करने से क्या है, हैकिंग, आपका अकाउंट कोई हैक कर लेता है और गलत सूचनाएं आने लगती है, जिस कारण से क्या ये प्रॉब्लम होती रहती है, ठीक है। इस प्रकार हैकिंग का कारण क्या है, ऐसे गलत सूचना हमको मिलती है, जिस कारण से हमको क्या नुकसान पहुंचता है, जोखिम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो बौद्धिक संपत्ति और गुणवत्ता के जोखिम के सामने से रक्षण, मतलब बौद्धिक जो संपत्ति और उसकी जो गुणवत्ता, उसके सामने किस प्रकार से हमको रक्षण मिलेगा, उसके लिए तो इंटरनेट खुला मंच है, मतलब खुला मंच है, कोई भी आ सकता है। एक प्रकार का कोई जानकारी इंटरनेट पर रख दी जाती है अथवा तो सार्वजनिक होती है। ऑनलाइन व्यवहारों के समय की जानकारी जैसे कि ईमेल पता, फोन नंबर, पासवर्ड, इसके अलावा अन्य जानकारी गुप्त रहती है। इस प्रकार की जानकारी का भी संभाल होता है और उपरोक्त पासवर्ड बदल दिए जाते हैं। मतलब क्या होता है कि बौद्धिक संपत्ति होती है, हमारे बुद्धि के अनुसार एक संपत्ति है, ये गुप्त होती है, मतलब जो होता है, और पासवर्ड आपको रखा। अगर माना कि आपका पासवर्ड किसी को पता चल जाता है तो आपके खाते से पैसे जा सकते हैं, चोरी हो सकता है। तो एक तरह का ये जोखिम माना जाता है, क्योंकि हम हरदम क्या को ऑनलाइन व्यवहार करते तो पासवर्ड डालते तो पासवर्ड वहां पे आता होगा, तभी तो पैसा कटता होगा। तो इस कारण से क्या नुकसान होता है। आउटसोर्सिंग और बाह्य स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। तो धंधा की इकाई द्वारा कोई भी कार्य फूट कर कार्य प्रक्रिया किसी निश्चित समय अवधि के लिए अन्य समूहों का अनुबंध के रूप में सौंपा जाए, इसे आउटसोर्सिंग कहता है। मतलब कोई कार्य के लिए किसी और इंसान को हायर किया जाए, मतलब सौंप दिया जाए, उसको क्या अनुबंध कहेंगे। धंधा की इस इकाई में मुख्य रूप से प्रवृत्ति की ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए आउटसोर्सिंग आवश्यक है। इस कंपनी में गौण कार्यों की आउटसोर्सिंग करवाई जाती है। इसमें बहुत से इकाई को बौद्धिक और कार्य करने का मुख्य कार्य बावजूद भी आउटसोर्सिंग करवाती है। आउटसोर्सिंग कंपनी के बाहर की कार्रवाई करती है। मतलब आउटसोर्सिंग क्या करती है, ये सारे काम करके देती है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो लिस्ट बनाना होता है तो वो खुद नहीं बनाती, दूसरी कंपनी को सोचते है। वो क्या होता है कि वो उसका सारा क्या ब्यौरा रखती है, जांच करके उसका कितना आया माल, कितना गया माल, उसके सारे बारे में क्या होती है जानकारी उसकी वो रखती है, ठीक है। इस प्रकार की तो धंधा की आउटसोर्सिंग मतलब बाह्य स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, जो BPO के लिए किया जाता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के रूप में जाना जाता है। BOP की संकल्पना क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो BOP अर्थात कि कंपनी के विशिष्ट कार्यों की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बाह्य कंपनियां समूह का कारक आधारित सेवा प्रदान करते हैं। मतलब क्योंकि बाहर की जो कंपनियां होती है ये सेवा प्रदान करती है दूसरी कंपनी को, ठीक है। जो कंपनी क्या को कॉल सेंटर डेटा एंट्री का आउटसोर्सिंग करवाना के इच्छुक हो, तो इसके लिए उनका मूल्य उद्देश्य खर्च की कसौटी कराना हो, तो उनके प्रचलित होने के कारण यह भी है कि एक ही प्रकार का कार्य एक लिए आवश्यक मानव संसाधन विविध देशों में अल्प उपलब्ध होते हैं, जिसके भारत चीन विशाल और जनसंख्या और BOP के प्रथम मतलब कि क्या होता है, आपने डेटा एंट्री के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। तो ये कंपनी क्या होता है, आपका जितना डेटा एंट्री करना हो, जितना आपका जानकारियों को सेव करना हो तो इसके लिए काम करके देते हैं। आपका जो कागज पे लिखा होता है उसको क्या इंटरनेट पे चढ़ाने का काम आउटसोर्सिंग के द्वारा किया जा सकता है। अब BOP की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो BOP की आवश्यकताओं के बारे में इसमें बोला गया कि BOP कंपनी के
कॉर्पोरेट वर्ग के कर्मचारियों को दैनिक गौण कार्यों के दायित्व के मुक्त करता है और इनके लिए कर्मचारी उत्पादन की प्रवृत्ति को विशेष ध्यान देता है। मतलब कि उसका रोज का काम है हाजिरी भरना, चाहे डेटा चढ़ाना, जो पेन से भरा उसको इंटरनेट पे चढ़ाना, इस तरह के कामों से छुटकारा पड़ता है। इसमें खर्च की कसौटी, धंधा की इकाई में बिल्डिंग खर्च, डेटा एंट्री, मार्केट सर्वेक्षण, फंड ऑफिस का आउटसोर्सिंग करने का खर्च लगता है। मतलब कोई भी काम कराओ तो इसका खर्च थोड़ा लगता है। कंपनी का मुख्य व्यवसाय का ध्यान, जो कंपनी का मुख्य व्यवसाय जो है उसके ऊपर एक ध्यान केंद्रित रखती है, उनका काम करती है। कार्य कुशल का लाभ, इसमें धंधा की इकाई के कर्मचारियों को भर्ती करने और प्रशिक्षण करने का स्थान पर आउटसोर्सिंग की गुणवत्ता का कार्य, मतलब उसको भर्ती करना और उनकी जांच करने का भी काम करते हैं। इसमें समय बचत होती रहती है। ठीक है, इस प्रकार से आगे हम देखें तो कर्मचारी के बारे में कि वे परिवर्तन मार्ग को पूर्ण बीओपी कंपनी के ग्राहक के निरंतर बदलती मार्ग को पूर्ण करने के लिए सुविधा देती है। मतलब कि क्या हरदम बदलता रहता है और मांग जो थी उनको क्या सुविधाजनक देते रहते हैं। उनकी जो मांग होती है वैसे क्या होता है वो काम करके देते हैं। लाभ के बारे में बात करें, लाभ में वृद्धि, तो व्यापारी इकाई में ऐसे कार्य जो काम महत्वपूर्ण है उनको कार्य को आउटसोर्सिंग करवाना, कंपनी के महत्वपूर्ण घटकों के विषय ध्यान केंद्रित करना है और विक्रय वृद्धि, नए उत्पादनों के विकास करना, व्यापार के क्षेत्र में विविध करना हो, ग्राहकों की सेवा संतोष में वृद्धि करना और इसके धंधा के लाभ में वृद्धि होती है। मतलब लाभ में वृद्धि करने के लिए जो भी काम करना होगा, जो भी गुणवत्ता जैसा काम करना होगा, ये कंपनी क्या करके देती है सारी। ठीक है, इस प्रकार के लिए इसकी क्या जरूरत पड़ती है। बीओपी का कार्य क्षेत्र कहाँ तक फैला हो, तो वो देखे तो बैंक ऑफिस से आउटसोर्सिंग बैंक तक, फिर फंड ऑफिस के तक, ये दोनों जगहों की क्या सुविधा ये क्या दी जाती है। चलो तो आगे पढ़ेंगे केपीओ की आवश्यकताओं के बारे में। ठीक है, केपीओ की आवश्यकता, केपीओ का अर्थ ज्ञान संबंधित प्रक्रिया का आउटसोर्सिंग माना जाता है। बीपीओ में कार्य संबंधित प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। केपीओ की प्रक्रिया मुख्य रूप से ज्ञान संबंधित प्रक्रियाओं का ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। जो मुख्य प्रक्रिया होते हैं, जो मुख्य काम करते हैं, उसके ऊपर इनका सबसे ज्यादा क्या ध्यान होता है। ओके, इसके उच्च ज्ञान, मतलब बहुत उच्च ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं, जिसके लिए एक एग्जांपल दे दीजिए। जैसे आप देखते हैं तो पुलिस होता है, फिर क्राइम ब्रांच वाले, फिर उसके बाद सीआईडी होती है, फिर सीबीआई होती है। तो इस प्रकार के उच्च कक्षा वाले जांच करने वाले लोग होते हैं, उसके अंदर इसका समावेश किया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में जो किया गया था, ठीक है, तो उनकी जानकारी के लिए अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि केपीओ की आवश्यकता और उसके संपूर्ण के बारे में। तो यहाँ पे सर्वोत्तम निपुण प्राप्ति, केपीओ को सेवा देने वाली संस्था का पास प्रशिक्षण और मानव संसाधन का युग के परिणाम स्वरूप इसके कसौटी के कुशल होते हैं। धंधा के इकाइयों में एक लाभ न्यूनतम खर्च होता है। केपीओ श्रेष्ठ तकनीक, मानव संसाधन प्रति महत्वपूर्ण विनियोग श्रेष्ठ परिणाम है। कार्य अनुभवों के कारण उन्हें उच्च स्तर की प्रतिविणता प्राप्त हुए। मतलब इनको क्या ये सर्वोच्च संपूर्ण निपुण होते हैं। इनके पास सारे काम करने के क्या होते हैं, टेक्निक होती है। मानव संसाधन से बात करें, किसी को सिखाने की बात करें, उसके अंदर ये सारे निपुण होते हैं काम करने के लिए। तो इसलिए इनको सर्वोत्तम परीक्षण के रूप में गिना जाता है। ठीक है, अब आगे देखें इसके अंदर दूसरा पॉइंट, स्रोत का महत्व। तो इसमें क्या प्रत्येक जो इकाइयों को प्राप्त साधन समिति होती है, आउटसोर्सिंग के कारण इकाई का मानव संसाधन का मुक्ति हो जाती है और उनके अधिक उपयोग ग्राहक से प्रवृत्तियां होती है। मतलब इसमें क्या है, साधन सीमित है इसके अंदर, और आउटसोर्सिंग के कारण इकाई में मानव संसाधन का मुक्त हो जाता है। मतलब मानव का काम इसमें खत्म हो जाता है, वो खुद ही वो कंपनी करके देती है। इस प्रकार होता है। कंपनी के अंदर जटिल समस्या का समाधान के, तो कंपनी के अंदर जो भी होती है समस्या, जिस भी प्रकार की समस्या होता है उनका समाधान करने के लिए ये क्या केपीओ बहुत सुविधाजनक मानी जाती है। मुख्य कार्यों का विशेष ध्यान दे, जो भी कंपनी के मुख्य कार्य होते हैं, कंप्यूटर से परीक्षण से स्टेशनरी से जो भी काम होते हैं, ये केपीओ का उसका काम होता है, उस पर ध्यान देंगे। द्रव्य का महत्व का उपयोग, मतलब पैसे, धंधा की इकाई में बहुत से कार्य आउटसोर्सिंग
की जाती है। तो ऐसे कार्यों के लिए पूंजी का विनियोग आवश्यक नहीं है, मतलब पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परिणाम स्वरूप पूंजी का महत्व उपयोग धंधे का विकास के लिए किया जाता है, मतलब धंधे का विकास करने के लिए केपीओ को रखा जाता है। पैसा ना सोचे कि पैसे खर्च के लिए ही होता है। इस प्रकार खर्च की कमी में बात करें तो आउटसोर्सिंग प्रचलित होने के मुख्य कारण से एक प्रकार का खर्च में कमी होती है और कंपनी बाजार प्रक्रिया संशोधन विकास और आउटसोर्सिंग करने के धंधा के इकाई का खर्च में कमी होती है। धंधा की जितने भी इकाई है उसके अंदर एक प्रकार की एक कमी देखने को मिलती है, ठीक है, और इसका विकास होने लगता है। जो जोखिम की कमी वर्तमान परिस्थिति में बाजार स्पर्धा सरकार के नियम नीति टेक्नोलॉजी में बहुत सी शीघ्रता परिवर्तन होते हैं। धंधा की इकाई में विनियोग समय के अनुरूप भुगतान किया जाता है, जिस समय के अनुरूप ही इसका क्या भुगतान किया जाएगा, जैसा समय को ऐसा क्या उसमें पैसे चुकाए जाते हैं। केपीओ के कार्य क्षेत्र बात करें तो कहाँ तो व्यापार और बाजार में देखने को मिलता है, कानूनी सेवाओं में होते हैं, मेडिकल के अंदर होता है, प्रशिक्षण मतलब सिखाने की जगहों पे होता है, संशोधन विकास में होता है, कंप्यूटर प्रोसेस में, एनिमेशन मतलब डिजाइनिंग में भी इसका क्या उपयोग किया जाता है। आज ये लेक्चर खत्म हुआ। धन्यवाद।